हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो कि आपका क्लास 12 पॉलिटिक्स साइंस का तीसरा चैप्टर है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, यानी कि अमेरिका का जो दबदबा हो जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आप सबको पता है जो आपका पहला अध्याय था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, वहां पर हम लोगों ने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध चलता है उसको देखा था। ठीक है, फिर जो आपका दूसरा चैप्टर आया था जिसका नाम था दो ध्रुवता का अंत, वहां पर हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया और सोवियत संघ खत्म होने के बाद टोटल 15 देशों का निर्माण हुआ। तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया, जब दो राजा में एक राजा खत्म हो गया, तो आपका एक ही राजा बचा जिसका नाम है अमेरिका। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर में अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो आपका खत्म हो चुका है। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है अमेरिका दादागिरी करता है और दादागिरी करने का उसका क्या क्या रूल होता है, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा। ठीक है, यानी कि जब शीत युद्ध खत्म हो गई, आपको पता होना चाहिए शीत युद्ध कब खत्म हुआ था, 1991 में। ठीक है, तो जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कोई और उस समय राष्ट्र नहीं था, तो ये जो है उभरे थे। ठीक है, ना उस समय कोई राष्ट्र था इसके कंपैरिजन में, ना कोई संघ था, ना कोई देश था इसके सामने जो कि टिक सके। तो अमेरिका प्रभुत्व जो है वो काफी ज्यादा हो गया और एक ध्रुव विश्व का दौर कहा गया। इसी को क्या कहा गया? एक ध्रुव विश्व का दौर। ठीक है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे जब एक राजा होता है तो वो कैसे कैसे पूरी दुनिया में राज करता है, उसी को पढ़ेंगे। तो कहानी में जो है आपको बहुत मजा आने वाला है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे प्लीज इसको नोट कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, तभी ये चैप्टर आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को आप शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आपका तीसरा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि अमेरिकन हेरोमनी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अब चैप्टर की शुरुआत जो है वो होती है वर्चस्व, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब क्या होता है? वर्चस्व क्या होता है? देखिए, वर्चस्व का सीधा सीधा मतलब होता है दबदबा, अर्थात दादागिरी, मनमानी, अपना रौब दिखाना। जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिका जो है वो दादागिरी करता था, मनमानी करता था, अपना रौब दिखाता था। तो वर्चस्व का सीधा मतलब क्या हो गया? दबदबा, दादागिरी अर्थात मनमानी करना, अपना रौब दिखाना। अब आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का अर्थात सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत। ताकत का मतलब क्या हो गया? आपका एक सैन्य ताकत, एक आर्थिक ताकत, एक राजनीतिक ताकत। इस सभी का केंद्र जो है एक ही है, उसी को वर्चस्व कहा जाता है। यानी कि सिंपली अगर समझे, जिसके पास सैन्य ताकत भी हो, आर्थिक ताकत भी हो, राजनीतिक ताकत भी हो, उसी को हम लोग वर्चस्व कहेंगे। यानी कि इसका एक ही अगर केंद्र हो तो उसको बोलेंगे वर्चस्व। और उस समय जो अमेरिका था उसके पास ये तीनों चीजें था, बल्कि कहें तो उसके पास सारी चीजें थी उस समय। उसके पास सैन्य ताकत भी था, आर्थिक ताकत भी था, राजनीतिक ताकत भी था, यानी कि हर तरह का ताकत जो है उस समय अमेरिका के पास था। इसलिए उसको कहेंगे कि ये जो है एक प्रकार का वर्चस्व है। इसी को क्या कहा जाता है? वर्चस्व कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम है और ये जो वर्चस्व है अभी तक, यानी कि अभी प्रेजेंट में भी बात करें तो अमेरिका का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में कायम है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की शुरुआत होती है। पहला टॉपिक है आपका अमेरिका के द्वारा नई विश्व व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर जो देते हैं हम लोग, यानी कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। इसको समझते एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। बस मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, चैटिंग आप लोग नहीं कीजिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए जब अमेरिका ने जो है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की तो क्या क्या किया उसको देखते हैं। विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के बीच सत्ता विभाजन, शक्ति संतुलन जैसी व्यवस्था ही विश्व व्यवस्था है। यानी कि पूरे दुनिया के स्तर पर में अलग अलग देशों के बीच सत्ता विभाजन, शक्ति, यानी कि मान लेते हैं पूरे दुनिया में कई देश है। ठीक है, टोटल अभी जो है 240 देश है। 240 में 195 कंट्री जो है आपका देश जो है वो आपका किस में जुड़ा हुआ है? अगर पूछा जाए तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, उसी में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व स्तर पर अलग अलग देशों के बीच अगर कोई सत्ता विभाजन, शक्ति संतुलन जैसी कोई व्यवस्था हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं विश्व व्यवस्था। लेकिन अमेरिका वर्चस्व की जो शुरुआत है वो 1991 से हुआ, क्योंकि आप सबको पता है जब यहाँ पर शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ। शीत युद्ध का दौर कब खत्म हुआ था? तो 1991 में। और जब शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ तो उसी समय सोवियत संघ जो है वो टूट गया और सोवियत संघ टूटने के बाद टोटल 15 देश बना। ठीक है, तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया, देश मतलब कि ये 15 देश अलग अलग हो गया। उसके बाद सोवियत संघ खत्म हो गया तो सोवियत संघ का पावर भी खत्म हो गया। तब उस समय आया अमेरिका और 1991 के बाद अमेरिका का जो है वर्चस्व बढ़ गया। अब वर्चस्व कैसे बढ़ गया, कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि वर्चस्व क्या बढ़ा। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, यानी कि सबसे पहला जब इराक के द्वारा कुवैत पर जब आक्रमण किया गया था तो अमेरिका जो है उस समय क्या क्या भूमिका निभाया, कैसे आकर उसका वर्चस्व रहा इस युद्ध में, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए,
इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण 1900 इसी को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिएगा 1990 में, ठीक है 1990 के मतलब कि अगस्त माह में जो है इसी को बोला जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध, और इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण को ही क्या बोला जाता है, खाड़ी युद्ध, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर। और जो आपका द्वितीय खाड़ी युद्ध है उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण 1990 के अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से कब्जा जमा लिया, ठीक है 1990 के अगस्त माह में जो है इराक कुवैत पर क्या किया, बहुत तेजी से अपना कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने पर पीछे ही नहीं हटा, और इराक जो है इराक को समझाया कौन, कुवैत उसको समझाया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, जिस कारण जो यूएनओ है उसने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दे डाली, और जिस कारण जो यूनियन है आपका, ठीक है वो क्या किया कि उसके विरुद्ध बल, यानी कि उसके विरुद्ध आप हमला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इराक को जो है कुवैत से हटाओ, तो ये यूएनओ ने जो है ऑर्डर दे दिया, ठीक है। उस समय जॉर्ज बुश ने इस नई व्यवस्था की संज्ञा दी, और जो जॉर्ज बुश जो है इसी को क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था, क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था, ठीक है। यूएनओ के उपदेशों के सैनिकों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस युद्ध में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही, क्योंकि इसमें 75% सैनिक अमेरिका का ही था, और इस युद्ध में उपदेशों की 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। तो ध्यान दीजिएगा टोटल ये जो युद्ध है उसमें कितना सैनिक भाग लिया था, 6,60,000, और इसमें जिसमें से 75% जो सैनिक है वो अमेरिका का था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वर्चस्व ले रहा था, यानी कि जब इराक कुवैत पर कब्जा कर लिया तो कुवैत पहले उसको कहा कि भाई छोड़ दो, जाओ तुम जाओ अब, लेकिन इराक जो है नहीं माना। उसके बाद यूएनओ को ये बात पता चली, फिर यूएनओ जो है ऑर्डर दे दिया एकदम कि जाओ बल प्रयोग के द्वारा जैसे भी हो इराक को जो है वहां से खदेड़ दो, वहां से खत्म कर दो, यानी कि कुवैत पर जब वो कब्जा किया था वहां से हटा दो। तो अमेरिका ने तुरंत उसकी बात सुन ली, और टोटल देशों में टोटल सैनिक कितना था, 6,60,000, और इसमें से 75% जो सेना है वो सिर्फ अमेरिका का था। तो इसी से पता चलता है कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व जो है बढ़ गया, यानी कि उसको जाना चाहिए था थोड़ा कम लेकर के, लेकिन पूरा 75%, बताइए इतना देश था लेकिन 75% इसका अकेले। तो इसी से पता चलता है कि अमेरिका का जो है कितना ज्यादा दिलचस्प था, वर्चस्व था, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो इराक के द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण हुआ था इसी को बोला जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध। इसी को क्या कहा जाता है, इस युद्ध को क्या कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर। कब हुआ था अगर पूछा जाए आपको प्रश्न में, तो आपको बोलना है 1990 के अगस्त महीने में जो है यह आपका प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिस कारण इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट बम, जैसे स्मार्ट बम मतलब बोल सकते हैं कि स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था, जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ हो, ठीक है। तो इस बम का प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध, ठीक है। टीवी पर व्यापक कवरेज वीडियो में गेम वार में बदल गया, यानी कि टीवी पर जो व्यापक कवरेज हो रहा था वो वीडियो गेम वार में बदल गया पूरा, यानी कि लग रहा था कोई कि गेम चल रहा हो, ठीक है। इस तरीके से वहां पर हो रहा था। इस युद्ध में इराक की जबरदस्त हार हुई। हालांकि इराकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि यह 100 जंगों का एक साबित होगा, यानी कि इराक की जबरदस्त जब हार हुई तो इराकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि यह 100 जंगों का एक साबित होगा, ठीक है। एक यहाँ पर हिसाब होगा यहाँ पर हिसाब होगा, एक हिसाब होगा। किसने कहा था, ये कहा था इराक के राष्ट्रपति ने। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा किस तरीके से इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण हुआ, और कैसे कैसे जो है जब यूएनओ ऑर्डर दे दिया तो कैसे कैसे अमेरिका जो है वर्चस्व लिया। देखा आप लोगों ने 75% सैनिक सिर्फ अमेरिका का। अब परिणाम को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसका इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इराक की हार हुई, आप लोगों ने देखा। अमेरिका जो है यूएनओ के सामने भी अपने आप को एक अच्छा शक्तिशाली राष्ट्र साबित कर दिया। अमेरिका जो है यूएनओ के सामने में अपने आप को क्या कर दिया, एक शक्तिशाली और अच्छा राष्ट्र साबित कर दिया। अमेरिका को कम खर्च पड़ा और जापान, सऊदी अरब तथा जर्मनी जैसे देश से काफी पैसा वसूला गया, और अमेरिका को जो है बहुत कम खर्च पड़ा, लेकिन वहीं पे जापान, सऊदी अरब और जर्मनी जैसे देश जो है उसको काफी पैसा उससे वसूला गया। अर्थात अमेरिका ने काफी मुनाफा कमाया, और जिस कारण अमेरिका जो है वो क्या कमाया, काफी मुनाफा कमाया, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ गई। तो अमेरिका का वर्चस्व जो है इसी को हम लोग कहते हैं अमेरिका के द्वारा नई विश्व व्यवस्था, यानी कि कैसे उनकी शुरुआत हुई। हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे वो वर्चस्व लेने का, और वर्चस्व का मतलब आपको समझ में आ गया। सिंपली दादागिरी करना, मनमानी करना, इसी को वर्चस्व बोला जाता है। सिंपली यही, बस कुछ नहीं। अब देखिए वहां पर वो चाहता तो 75% सैनिक नहीं भी ले जाता, काम चल जाता, लेकिन बिना मतलब का लेके चले गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का दादागिरी किया, है ना, वही होगा। चलिए लेकिन चलिए अब अगला पढ़ते हम लोग क्लिंटन का द्वार। क्लिंटन जो है एक आदमी का नाम है, क्लिंटन का दौर, क्लिंटन का दौर। क्लिंटन क्या है, एक आदमी का नाम है, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, बिल क्लिंटन। पूरा नाम क्या है, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन।
तो ये राष्ट्रपति था अमेरिका का, ये क्लिंटन नाम है, ध्यान रखिएगा, क्लिंटन किसी और को नहीं समझ लेना है, ठीक है। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के जीतने के बाद 1992 में जॉर्ज बुश की हार हुई और बिल क्लिंटन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश था। कौन था? जॉर्ज बुश। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि जब कुवैत पर इराक के द्वारा जब हमला हुआ था, ठीक है, कुवैत पर इराक के द्वारा जब हमला हुआ था तो उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कौन थे? जॉर्ज बुश थे। तो 1992 में जब जॉर्ज बुश की हार हुई और बिल क्लिंटन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्लिंटन ने बाहरी नीति अर्थात विदेश नीति के बजाय घरेलू नीति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और फिर 1996 में क्लिंटन की जबरदस्त जीत हुई। यानी कि क्लिंटन जो है बाहरी नीति अर्थात विदेश नीति के बजाय बाहरी अपना जो अंदर वाला मामला है उस पर वो ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे शासक भी रहे, ठीक है। और इसके बाद फिर से जो है इनकी 1996 में भी जीत हुई, बहुत जबरदस्त जीत हुई, यानी कि जस्ट 4 साल के बाद, क्योंकि वहां पर 4 साल के बाद ही इलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 4 साल के बाद होता है। तो 1992 में तो वो जीते ही थे जॉर्ज बुश को हरा करके, फिर जो है वो 1996 में जीते, क्योंकि उसका ज्यादातर ध्यान जो है वो अपने देश में ही रहता था, बाहरी विदेश नीति में उतना वो ध्यान नहीं देता था, वो सिर्फ घरेलू नीति पर ही ज्यादातर ध्यान देते थे, ठीक है। वह इस तरह 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। और आपको एक चीज और बता देते हैं, अमेरिका में एक 2 रूल है। सबसे पहला, जैसे इंडिया में क्या 5 साल तक प्रधानमंत्री रह सकता है ना, लेकिन अमेरिका में जो है 4 साल तक ही है। और वहां पर क्या है, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार बन सकता है कोई भी। अब ऐसा नहीं है कि वो 3 बार 4 बार 5 बार बने, नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 ही बार वहां का। यानी कि अमेरिका का रूल है कि एक जो राष्ट्रपति बनेगा तो वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है और 4 साल करके ही बन सकता है। लेकिन इंडिया में वैसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में जो है 3 बार 4 बार 5 बार बन सकते हैं और 5 साल करके यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो वो जो है 1992 में जीते, फिर 1996 में जीते। तो इस तरीके से जो है उन्होंने टोटल 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। तो क्लिंटन का दौर के बारे में आपको समझ में आ गया। क्लिंटन, अब आगे हम लोग देखते हैं क्लिंटन के दौर में किया गया कार्य, क्योंकि जो आदमी अमेरिका जैसा देश में 2 बार जीत जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो बहुत अच्छा काम किया होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम किया था। एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, क्लिंटन के दौर में किया गया कार्य, सबसे पहला पॉइंट है उसका, सैन्य शक्ति विदेश नीति के बजाय क्लिंटन ने लोकतंत्र को बढ़ावा पर पुरजोर प्रयास किया, क्योंकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आता था ना वो सिर्फ सैन्य शक्ति पर खर्चा करता था, विदेश नीति पर खर्च करता था, लेकिन जो उसका आंतरिक मामला था उस पर बहुत कम ध्यान देता था। लेकिन क्लिंटन जो है वो बिल्कुल उल्टा काम किया, वो सैन्य शक्ति विदेश नीति के बजाय जो है ज्यादातर लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर, लोकतंत्र के बढ़ावा पर जो है पुरजोर प्रयास किया। वो कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र फैले, इस भावना पर वो ज्यादा काम किया। कौन? क्लिंटन, ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। और एक आपका विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड हो गया, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज वगैरह होती है उस पर, उसके बाद ये जो छोटे छोटे मुद्दे थे जो कि आंतरिक मामला है उस पर ये ज्यादा ध्यान दिया। क्लिंटन के दौर में अमेरिकी फौजी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार दिखा। और क्लिंटन जो है, जब ये इसका दौर जब चल रहा था, यानी कि जब वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उस समय जो भी फौजी थे क्लिंटन का, वो भी हमेशा युद्ध के लिए क्या करते रहते थे? तैयार रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया क्लिंटन के दौर का किया गया कार्य। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लिंटन के दौर में किए गए प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण, यानी कि जो क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे वहां पर, तो उस समय अमेरिका सैन्य आक्रमण कौन कौन सा किया, यानी कि वहां के सैनिक जो है जो भी आक्रमण किए हैं उसको हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला 1999 में यूगोस्लाविया ने अल्बानी लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इसके विरुद्ध में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया पर 2 माह तक बमबारी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्लिंटन के दौर में, जब क्लिंटन वहां पर राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका जो है कौन कौन सा वहां पर सैन्य आक्रमण किया। तो सबसे पहला आक्रमण था जब यूगोस्लाविया जो है वो अपने अल्बानी लोगों को, यानी कि खुद का ही लोगों को, यानी कि जो यूगोस्लाविया में जो है यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो ये जो यूगोस्लाविया है वो उस आंदोलन को कुचलने का काम किया, उस आंदोलन को दबाने का काम किया। कब? 1999 में, ठीक है। और उन्होंने दबाने के लिए जो है सैन्य कार्रवाई की, यानी कि सैनिक सपोर्ट लिया। जैसे कोई भारत में भी कोई आंदोलन हो रहा हो तो इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है क्या, भारत अगर सरकार अगर सैनिक का सहायता लेगा तो मतलब लेगा तो नहीं, हमें आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो वैसे ही जो है यूगोस्लाविया के क्या किया, वो सैनिक का एक प्रकार का बोल सकते हैं कि हेल्प लिया इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो अमेरिका को इसके बारे में पता चला, फिर ये क्या किया, इसके विरुद्ध जो है अमेरिकी नेतृत्व में जो नाटो के देश है उन्होंने यूगोस्लाविया पर 2 माह तक बमबारी की। क्योंकि आप सबको पता है नेटो संधि के बारे में, नेटो संधि में क्या है कि कोई भी अगर, मतलब नेटो संधि में सभी देश विशेष शक्तिशाली हैं और इनमें से किसी देश पर भी अगर कोई आक्रमण करेगा तो सभी देश मिलाकर के उसको मारेगा, समझ गए। यानी कि मान लेते हैं इसमें टोटल 30 देश है, तो 30 देश में अगर इनमें से कोई एक देश पर भी अगर हमला करता है ना तो ये 30 देश मिलाकर के उस पर हमला करेगा।
यही होता है कोई संधि का पावर, ठीक है। तो ये जो है यूगोस्लाविया उस पर क्या किया, आक्रमण किया और लगातार 2 महीने तक उस पर बमबारी की, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट देखिए, तंजानिया एक देश का नाम है जिसको दार ए सलाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ, यानी कि तंजानिया में जो है अमेरिका जो दूतावास था उस पर क्या हुआ, हमला हुआ। इसके जवाब में 1998 में क्लिंटन के नेतृत्व में, यानी कि क्लिंटन जो कि राष्ट्रपति थे उसी के नेतृत्व में जो है सैन्य कार्रवाई की गई, ठीक है। तो इसके जवाब में 1998 में क्लिंटन के नेतृत्व में जो है सैन्य कार्रवाई की गई। इसमें अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। और जब तंजानिया में ये सारा चीज हुआ, अमेरिका दूतावासों पर जब हमला हुआ, तो इसमें किसका हाथ है, अल कायदा का हाथ है, ऐसा उनको शक था या फिर जिम्मेदार उसको ठहराया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखिए, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो इस अभियान के अंतर्गत अमेरिकी सेना ने सूडान और अफगान में अल कायदा के ठिकानों पर भारी मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों से हमला किया, ठीक है। ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है, इस एक अभियान है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत क्या किया कि अमेरिकी सेना जो है वो सूडान पर और अफगान में अलकायदा का जहां पर भी ठिकान, मतलब कि अफगान में जहां पर भी अलकायदा का ठिकाना था उस पर जो है क्रूज मिसाइल से हमला किया। किससे, क्रूज मिसाइल यानी कि भारी मिसाइल, बहुत बड़े बड़े मिसाइल से हमला किया। उनको शक था, उनको संदेह हुआ कि ये जो अमेरिकी मतलब कि जो अलकायदा के लोग हैं वो या सूडान पे होंगे या अफगान पे होंगे। तो इन्होंने जो है इसके यानी कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच से क्या किया, उस पर हमला किया। अब ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं और इनका परिणाम क्या हुआ इसको देखते हैं। देखिए, इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगा। साथ ही साथ इस अभियान में अमेरिका ने कई निर्दोष नागरिकों पर भी बम बरसाए जिनका अलकायदा जैसे संगठन से कोई लेना देना नहीं था, जिससे अमेरिका की आलोचना होने लगी, ठीक है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का परिणाम यही हुआ कि ये मतलब कि ऑपरेशन का परिणाम ये हुआ कि अमेरिका पर जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का जब आरोप लगा, तो साथ ही साथ ये अभियान में अमेरिका ने कई निर्दोष नागरिकों पर भी बम बरसाए, जिसका कोई गलती नहीं था, लेना देना नहीं था, उस पर भी बम बरसाया, ठीक है। तो अलकायदा जैसे संगठन से कोई लेना देना उसका था ही नहीं, तो जिससे अमेरिका की जो है बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी, बदनामी होने लगी, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही, जो मैं आपको बताऊं, क्लिंटन का दौरा आपको समझ में आ गया, फिर क्लिंटन के द्वारा किया गया कार्य समझ में आ गया, उनके द्वारा प्रमुख अमेरिकी जो सैन्य आक्रमण है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आपको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का परिणाम क्या क्या परिणाम हुआ उसको देख लीजिए, ठीक है। अब जो आपका अगला टॉपिक है जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, 9/11 की घटना। 9/11 की घटना, 9/11 ये 9 क्या है आपका महीना है, 11 क्या है सितंबर है, यानी कि 11 सितंबर में कौन सी घटना हुई थी इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 9/11 के हमला के नाम से ये फेमस है। आपको पूछा जाएगा 9/11 हमला क्या है, तो आपको ये जो है पूरा जवाब लिखना पड़ेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर के जो टॉपिक है 9/11 ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरी बातों को यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए तो, और हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत लोग शेयर नहीं करते, कल के वीडियो में मात्र 5 ही लड़कों ने शेयर किया था, मतलब 5 ही स्टूडेंट ने। तो प्लीज कम से कम जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग प्लीज एक बार जरूर शेयर करें, कम से कम 2 3 4 5 दोस्तों को उसको कॉल करके बताएं ताकि वो भी अपना तैयारी शुरू कर दे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 9/11 की घटना यानी कि 9/11 हमला क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, 11 सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 49 अपहरणकर्ताओं ने यानी कि किडनैपर ने 4 अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे 9/11 हमला के नाम से जाना जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। ये जो 9/11 की हमला है वो कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। बहुत लोग क्या करते हैं 9 सितंबर या फिर बोलते हैं क्या कि ये 9 मतलब कि 9 तारीख है, 11वां महीना है, 11वां महीना बराबर नवंबर। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है 9 नवंबर की घटना है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, अब आगे हम लोग ये देखेंगे भी कि अमेरिका में जो है ना पहले महीने का तारीख को पहले लिखा जाता था, और ये जो आपका दिन का तारीख है उसको बाद में। अमेरिका में पहले क्या रूल था कि जो महीना का तारीख होता है उसको पहले लिखो और जो दिन होता है उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका में ये घटना हुई थी, तो इसलिए महीना का नाम पहले लिखा जाता था तो 9 लिख दिया, और जो आपका डेट है जो तारीख है उसको बाद में लिखा जाता था, ठीक है। इसलिए हो गया यहाँ पर 9/11 यानी कि 9/11। तो इसलिए इसका नाम 9/11 हमला पड़ा। और वैसे भी 11/9 बोलने में भी मजा नहीं आ रहा, 11/9 बोलने में मजा नहीं आ रहा, तो 9/11 ऐसे भी आप लोग को याद रहेगा। सिर्फ याद रखना ये है कि 9 जो है वो महीना है, 11 जो है वो आपका तारीख है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने देखा कि 9/11 जो हमला है वो कब शुरू हुआ था, 11 सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 49 किडनैपर या फिर बोल सकते हैं हाईजैकर, जो हाईजैक करता है एरोप्लेन को, हवाई जहाज को, ठीक है। तो 4 अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे हम लोग बोलते हैं 9/11 हमला के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए,
इनमें दो विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से टकराया। ठीक है, तो इसमें जो दो विमान था, जो दो जहाज था, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहीं पे उत्तरी तथा दक्षिणी जो टावर था उसी से टकराया और उन दोनों टावर को गिराया। फिर तीसरा विमान जो कि पेंटागन जो कि वर्जीनिया से टकराया। ठीक है, तो तीसरा विमान कहाँ से टकराया? पेंटागन से टकराया, जहां अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था। और ये जो पेंटागन है मतलब कि वहीं पे ये किसका रक्षा विभाग था? अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय था, यानी कि ऑफिस था। तो वहीं पे जो है तीसरा विमान को गिराया। ठीक है, चौथा विमान को जो है अमेरिकी कांग्रेस के अमेरिका में भी एक पार्टी है जिसका नाम अमेरिकी कांग्रेस है। ठीक है, तो के मुख्य इमारत से टकराना तथा लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। ठीक है, तो चौथा विमान जो है वो मतलब कि फेंका था कांग्रेस की मुख्य इमारत से, यानी कि जहां पर कांग्रेस के जो मुख्य इमारत है वहीं पे फेंका था, लेकिन वह जो है कहां पर जाके गिरा? पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिरा। तो आप लोग देख लिए नाटो की हमला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये कब हुई थी? 11 सितंबर को, ध्यान रखिएगा 11 सितंबर को। ठीक है, कब हुआ था? 11 सितंबर को। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, 2001 में हुआ था। ठीक है, टोटल 50 हाईजैकर थे, यानी कि किडनैपर थे, जो कि 4 अमेरिकी विमान पर इन लोगों ने कब्जा किया था। और कैसे कैसे किया हम लोगों ने देखा। अब आगे देखिए, नोट आपने बता दिया कि भाई ये जो 9/11 है नाम कैसे पड़ा। तो पहले के जमाने में क्या होता था? महीना को पहले लिखा जाता था, तारीख को बाद में, इसलिए महीना को 9 और तारीख 11, तो 9/11 हमला आपका नाम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 9/11 घटना का जो परिणाम है, जो ये घटना था उसका परिणाम क्या क्या हुआ, एक एक करके हम लोग सबको समझने का प्रयास करते हैं और याद रखने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट 9/11 घटना का जो परिणाम है, जो पहला पॉइंट है आपका, वो है अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला में से एक था। ठीक है, यानी कि अमेरिका पर आज से पहले इतनी बड़ी हमला जो है किसी ने भी नहीं किया था। तो ये अमेरिका पर किया जाने वाला जो हमला है वो अब तक का सबसे बड़ा हमलों में से एक था। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9/11 हमला जो था, प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि 9/11 हमला में टोटल कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो आपको वहां पर बोलना है 3000 लोग जो है वहां पर मारे गए। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिकियों को डर था तथा असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिका 1776 में जब से एक देश बना है उसने आज तक इतनी बड़ा हमला कभी नहीं देखा था। ठीक है, यानी कि अमेरिकियों को डर था, असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिका जब 1776 में जब एक देश बना तब उसको आज तक इतना बड़ा हमला कभी नहीं वो देखे थे। अब आगे आप लोग देखिए, इधर 9/11 हमला को 1814 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन डीसी में किया गया आगजनी हमला तथा 1914 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर किया गया हमला से तुलना किया जाने लगा। देखिए, पॉइंट को सिर्फ समझिए। सबसे पहले इसमें टोटल 3000 व्यक्ति मारे गए थे और अमेरिका को हमेशा डर और असुरक्षा का हमेशा माहौल बना रहता था कि 1776 में जब एक देश बना तो मतलब कि ये जब डीसी में किया गया है जिना आगजनी हमला, तो 1914 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर किया गया हमला से तुलना किया जाने लगा। ठीक है, इस हमला में काफी जान माल की क्षति हुई। चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग अगला पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, 9/11 हमला के विरुद्ध अमेरिकी वर्चस्व। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 9/11 हमला के विरुद्ध अमेरिका की कार्रवाई, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले 9/11 हमला को देखा, फिर परिणाम को देखा, क्या क्या परिणाम हुआ, कितने व्यक्ति मारे गए, क्या क्या वगैरह हुआ। ठीक है, काफी माल, क्योंकि भाई कोई भी हमला हो उसमें तो क्षति होना ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं 9/11 हमला के विरुद्ध, यानी कि इनके खिलाफ जो है अमेरिका क्या क्या कार्रवाई की, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका क्या क्या वर्चस्व दिखाता है, अमेरिका क्या क्या रंग दिखाता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब क्लिंटन की जगह जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो कि पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति था आपका एच.डब्ल्यू बुश, ठीक है, उसी का बेटा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया अभी 1992 में जो है उस पर राष्ट्रपति का हार हो गया था। 1992 के बाद क्लिंटन जो है राष्ट्रपति बना और लगातार 8 साल तक शासन किए, यानी कि 1992 से लेकर के 8 साल तक, यानी कि लगभग 2000 तक जो है ये शासन किए। ठीक है, तो 9/11 हमला जब हो गया तो उसके बाद क्लिंटन की जगह, जब क्लिंटन का दौर खत्म हो गया, तो उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वही क्या बना, पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू बुश के बेटे थे। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बुश जो है वो किसके बेटे थे, एच.डब्ल्यू बुश के बेटे थे। तो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश और वो जो है क्या थे, एच.डब्ल्यू बुश। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो एच.डब्ल्यू बुश। तो अभी कौन राष्ट्रपति है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, अब देखिए 9/11 हमला को सहन करने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये जो है एक प्रकार का अभियान चलाया। तो 9/11 हमला जब इसको सहन किया, इसके बाद क्या किया, अमेरिका जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान चलाया। इसमें उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया जिनका 9/11 हमले के पीछे हाथ होने का संदेह था। यानी कि ये जो ऑपरेशन चलाया, ये जो अभियान चलाया, इनमें उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिसको देख के ऐसा शक होता था कि शायद इसका भी जो है 9/11 हमला से कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई संबंध है।
इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान की जो तालिबान था उसी का शासन को बनाया गया। ठीक है, यानी कि इस ऑपरेशन या जो अभियान था इसमें मुख्य निशाना कौन था? अलकायदा पर निशाना था और अफगानिस्तान के तालिबान पर। तालिबान तो वैसे भी अफगानिस्तान को कब्जा कर चुका है, लेकिन उस वक्त की बात यहाँ पर हो रही है, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान थे उस पर इनका निशाना था। आगे हम लोग देखते हैं, इस ऑपरेशन के तहत लोगों को पकड़कर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया। यानी कि जो ऑपरेशन हुआ था, हम लोग कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत जो है लोगों को पकड़कर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया तथा उन्हें खुफिया जेल खानों में बंद रखा। इन गिरफ्तार लोगों के बारे में अमेरिका ने उसकी सरकार को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। तो ध्यान रखिएगा, इन अमेरिका जो है लोगों को पकड़ करके कौन सा अभियान के अंतर्गत? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंतर्गत जो है लोगों को पकड़ के अलग अलग जगह भेजा गया, लेकिन इनकी जानकारी जो है वहां के जो भी लोकल सरकार थे उनको बिल्कुल नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्यूबा अमेरिकी सैन्य ठिकाना पर, क्योंकि आप सबको पता है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था। तो क्यूबा जो है वो अमेरिकी सैन्य ठिकाना पर भी कुछ लोगों को ले जाकर रखा। ठीक है, तो क्यूबा जो है वो अमेरिकी सैन्य ठिकाना पर भी कुछ लोगों को ले जाकर रखा गया। इन लोगों को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को भी इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, तो इनको भी जो है कोई भी अधिक अनुमति नहीं दी गई। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कि है इराक पर आक्रमण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा भी था इराक के बारे में, आक्रमण के बारे में। तो इराक पर आक्रमण आपका अगला टॉपिक है। फिर है इराक पर आक्रमण का परिणाम। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका इराक का जो आक्रमण है उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और पार्ट 2 में हम लोग इराक पर आक्रमण का मतलब कि परिणाम क्या हुआ, उसका वर्चस्व क्या होता है, सैन्य शक्ति वर्चस्व के रूप में अमेरिका इतना ताकतवर कैसे है, इनके बारे में छोटा छोटा टॉपिक है और आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले वर्चस्व क्या होता है, तो आपको तो समझ में आ गया, दादागिरी करना, मनमानी करना, अपना रौब दिखाना, ये वर्चस्व है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा नई विश्व व्यवस्था के बारे में जो शुरुआत हुआ था, तो वो क्या नई विश्व व्यवस्था था, तो सिंपली वही है कि 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका का पावर बढ़ गया और अमेरिका पूरी दुनिया में एक प्रकार का राज करने लगा। यही है नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, मार्शल योजना जो आया था वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मार्शल योजना के बारे में आप सबको पता ही होगा, जब यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी तो अमेरिका जो है सभी देशों का मदद किया था, तो वही है मार्शल योजना। उसके बाद इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कब किया गया? 1990 में आक्रमण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1990 के अगस्त महीने में। और यही जो युद्ध है इसी को प्रथम खाड़ी का युद्ध कहा जाता है। और क्योंकि अमेरिका जो है इन पर बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला जो ये है, मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं जो बम था उसका इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए जो है इनको कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। इस खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा भी गया। और इसमें टोटल सैनिक कितने थे? 6,60,000, जिसमें से 75% जो सैनिक है वो सिर्फ अमेरिका का था। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लिंटन जो है ये राष्ट्रपति का नाम है। ये कब बने राष्ट्रपति? 1912 में। और ये बहुत अच्छे काम किए, लगातार 8 साल तक, यानी कि 2 बार जो है ये राष्ट्रपति बने, 2 बार, 4 साल करके 8 साल। फिर क्लिंटन के मुख्य कार्य देखा, क्लिंटन के दौर के प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण हम लोगों ने देखा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का परिणाम देखा। उसके बाद 11 सितंबर को जो आपका 9/11 की जो घटना हुई थी, 9/11 मतलब क्या हो गया? 11 सितंबर, 9वां महीना। ठीक है, यानी कि 9वां महीना बराबर सितंबर। तो ये जो हमला हुई, उन हमला में क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा। फिर इनके पीछे क्या क्या कारण था, इनका नाम क्यों पड़ा 9/11, हम लोगों ने सब कुछ देखा। अब जो आपका कल वाला जो टॉपिक आएगा वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इराक पर आक्रमण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा? पार्ट 2, यानी कि दूसरा वीडियो। ये आपका पार्ट 1 में, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब जिसको भी अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए इस सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का, अगर तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7667532320। इस नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, 5 या 6 सब्जेक्ट है, सभी का सभी विषय का दिया जा रहा है मात्र 249 रुपये में। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जो दूसरा वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी तैयारी नहीं की है। ठीक है।